एग्जाम सेंटर पर आप ध्यान रखें इस बात का कि आपके पास जो एडमिट कार्ड है उसकी कॉपी होनी चाहिए। अब एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हारे साथ होगी, पेपर के अंदर कुछ ना कुछ सवाल भयंकर तरीके से टफ आएंगे। उस 2 घंटे गैप में सबसे बेस्ट ये हो सकता है कि आपको अच्छी से मैप आ जाए। एडवांस के एग्जाम में ना तो आपको ये पता है कितने सवाल पूछेंगे, कितने नंबर का पेपर आने वाला है, ना आपको ये पता है। तेरा जो कॉम्पिटिटर है, तेरा जो पीयर ग्रुप का इंसान है, उसके साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है कि सारे के सारे सवाल बिल्कुल फेयर करो, इत्मीनान से, आराम से सवाल। चैप्टर कोई टॉपिक नहीं पढ़ के आए हो उसका सवाल कि जब भी पेपर स्टार्ट होगा उससे पहले 25 मिनट के आसपास आप, इंस्ट्रक्शन ने साफ साफ बोल रखा है कि सारा का सारा जो पेपर है उसमें एससीक्यू करने वाला जो तो यू शुड बी दैट मच स्मार्ट कि कोई सवाल बहुत ही ऑब्नॉक्शियसली टफ हो, ऑब्नॉक्शियसली लंबा हो, कैलकुलेशन टफ हो। मैथमेटिकल टूल से चलते चलते आखिर वो दिन आ ही गया जब जेई एडवांस का एग्जाम अब सिर्फ 1 या 2 दिन ही दूर है। जेई एडवांस के एग्जाम वाले दिन को किस तरह से मैनेज करना है, एग्जाम किस तरह से हमें लिखना है, किस तरह से हमें सवाल छांटने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वहां पर कैसे कैसे सिचुएशन तुम फेस कर सकते हो, उसको मैं हल्का सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं बात आपको बोलने वाला हूँ ये आपको काफी हद तक तैयार कर देगी एक्चुअल जेई एडवांस वाले दिन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट टू डू इन नेक्स्ट 2 डेज। यार अगले 2 दिन के अंदर ना मेरी तरफ से मैं ये जरूर कहूंगा कि एक तो है ना रात में जल्दी सो जाए, बड़ा रात में जल्दी सो जाए, भले नींद ना आए बड़ा बेड पे जल्दी चले जाए, ठीक है, रात में जल्दी सोए और दिन में नहीं सोए। दिन में बिल्कुल सोना बंद, दिन में सोना है ही नहीं, ठीक है, दिन में सोना नहीं। इसका एक चीज और ध्यान रखें कि दिन के अंदर कोशिश करें कि 9 से 12 और 2:30 से 5:30 का जो समय है, ये हालांकि मैं बात बार बार बोलते रहता हूं तो मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चे इस बात को फॉलो कर भी रहे होंगे। मैं कह रहा हूं कि अगले 2 दिन भी इस बात को फॉलो करना है कि इन 2 टाइम स्लॉट के अंदर आपको क्वेश्चंस करने हैं। सर कौन से क्वेश्चंस करें? जो तुम्हें अच्छे लगते हो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगते हो वो क्वेश्चंस करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि अब इन 6 घंटों के अंदर कोई भी नए प्रकार का सवाल नहीं करना है, कोई ऐसा सवाल नहीं करना जो हमारा दिमाग खराब कर दे, ठीक है। बिल्कुल जो प्रोसीजरल सवाल जो तुम करते आ रहे हो वो कर सकते हो, इवन क्लास एग्जांपल्स अगर करना चाहो तो कर सकते हो। बस मैं ये चाहता हूं कि आप इन 6 घंटों के अंदर लिख कर अपने दिमाग को एक्टिवेट रखें, लिख लिख कर सवाल करके अपने दिमाग को एक्टिवेट रखें। तो आपके जो बॉडी क्लॉक है या फिर आपके बड़ा जो बॉडी है वो बिल्कुल ट्यून्ड रहेगी उन 6 घंटों के अंदर सबसे अटेंटिव रहने के लिए। तो इन 6 घंटों में सवाल करें, थ्योरी नहीं पढ़े, सवाल करें और अपना पेन जरूर चलाएं। एक बात का खास तौर से और ध्यान रखें कि बाकी जो टाइम है इन 6 घंटों के अलावा जो समय है उसमें आपको जैसे अगले 2 दिन बताने हैं वैसे बताइए। आपको कोई थ्योरी पढ़नी हो, आपको बड़ा बेड पर लेट कर पढ़ना हो, आपको कुछ खेलना कूदना हो, आई डोंट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आप इन 6 घंटों के अंदर सवाल जरूर करें, ठीक है। बाकी टाइम आपको बड़ा फॉर्मूले लिख के याद करने हो, आप बड़ा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले देख कर याद करना चाहो, फॉर्मूले जोर जोर से बोल के याद करना चाहो, क्लास नोट्स वापस से देखना चाहो, क्लास नोट्स के छोटे छोटे वापस से नोट्स बनाकर वापस से लिख लिख कर याद करना चाहो, या फिर कुछ भी नहीं करना चाहो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने जो भी आपकी तैयारी है उसके हिसाब से आप जो करना चाहो वो करो। बट इन 2 दिन में इस बात का ध्यान रखें कि बेटा आप थोड़ा सा इन 6 घंटे के अंदर सवाल जरूर करें, इट विल हेल्प यू, ठीक। दूसरा है कि बेटा एग्जाम सेंटर में किन किन बातों का ध्यान रखना है। जिन बच्चों का एग्जाम सेंटर अपनी ही सिटी के अंदर और पहले से पता है कि एग्जाम सेंटर कौन सा है वो तो रिलैक्स रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका दूसरे शहर में एग्जाम सेंटर है वो बेटा एक दिन पहले एग्जाम सेंटर को विजिट जरूर कर लें। जिन बच्चों का और जिस दिन एग्जाम है उस दिन टाइमली पहुंच जाए। एग्जाम तो चलो 9 बजे स्टार्ट होगा लेकिन अंदर एंट्री वगैरह बेटा मेरे ख्याल से आपको 8:25 से पहले तो कर ही लेनी है। मैं कहता हूं कि 8:30 पर 8:25 पर तो आप अपनी चेयर पे होने चाहिए, ठीक है। 8:25 के आसपास कोशिश कीजिए कि आप अपनी चेयर पे हो तो टाइमली पहुंच जाएं। आप कोशिश कीजिए कि बेटा आप, है ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप मॉर्निंग के अंदर पहुंच जाए, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे बेटा आप ध्यान रखें इस बात का कि आपके पास जो एडमिट कार्ड है उसकी कॉपी होनी चाहिए, जो उसका बार कोड है जिसे स्कैन किया जाएगा वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप 2 कॉपी लेके जाओ। इसके अलावा एक बेटा फोटो आईडी कार्ड, ऐसा आईडी कार्ड जिसपे फोटो हो, इवन आपका स्कूल आईडी कार्ड भी चल जाएगा, फोटो होनी कंपलसरी है। ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, वोटर आईडी चल जाएगा, आधार चल जाएगा, ई आधार चल जाएगा, है ना, पासपोर्ट चल जाएगा, ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट इशूड कार्ड है ये भी चल जाएंगे, स्कूल आईडी कार्ड भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बॉल पेन लेके जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और वाटर बोतल को लेके जा रहा है तो अगेन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एंड अगेन कोई सैनिटाइजर की बोतल लेके जा रहा है, हालांकि कौन लेके जाता है आजकल, बट फिर भी कोई लेके जा रहा है तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्किंग स्कीम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप में से बड़ा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, हालांकि मैं उन बच्चों को काफी नेव कहूंगा कि काफी भोले बच्चे हैं, जो पहले से सोच के जाते हैं कि मैं पेपर ऐसा करूंगा। मैंने कितनी बार आपको समझाया कि एडवांस का एग्जाम एक प्रोसीजरल या फिर कन्वेंशनल एग्जाम नहीं है जैसा जेईई का। आपको जेईई में पहले से पता होता है कि इतने सवाल पूछेंगे, ये मार्किंग स्कीम होगी और इस टाइप के सवाल पूछने हैं, ये इसका टफनेस का लेवल होगा। एडवांस के एग्जाम में ना तो आपको ये पता है कितने सवाल पूछेंगे, कितने नंबर का पेपर आने वाला है, ना आपको ये पता है कौन से सवाल आएंगे, मतलब कौन से टाइप के सवाल आएंगे, आपको ये भी नहीं पता है कि डेसिमल टाइप पूछेंगे या फिर डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक पूछेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक पूछेंगे, इंटीजर पूछेंगे, मैच द कॉलम पूछेंगे या फिर मैच द कॉलम को सिंगल चॉइस में कन्वर्ट करके पूछेंगे, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन में पार्शियल मार्किंग होगी या नहीं होगी, मोर देन वन करेक्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो कुछ नहीं पता आपको। एंड इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बड़ा इतने सारे जो एटीएस कराए हैं, एडवांस टेस्ट सीरीज में जितने सारे सवाल कराए, उसके अंदर अलग अलग बार अलग अलग तरह के बड़ा आपके पास इंस्ट्रक्शंस आए थे, तो आप यूज्ड टू तो हो चुके होंगे कि आपको किस तरह का पेपर का सामना करना पड़ सकता है। मेन बात यह है कि आप पहले से कुछ सोच के ना जाएं कि हाँ भाई पेपर में ऐसा ऐसा होगा, तो सर मैं कब स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। होगा क्या कि जब भी पेपर स्टार्ट होगा उससे पहले 25 मिनट के आसपास आपको ऐसा टाइम मिलेगा जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकें। जैसे लेट्स से कि एग्जाम 9 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो 8:35 के आसपास बड़ा आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। जैसे आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे, जैसे आप मार्किंग स्कीम पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे, तो उन 25 मिनट के अंदर आप बड़े आराम से स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि आपको अगले 3 घंटे में एग्जैक्टली करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें पेपर में लिखा हुआ है कि हमारे पास सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। मान लो कि पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ सिंगल चॉइस क्वेश्चन और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन के अंदर पार्शियल मार्किंग नहीं है, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग है। ऐसा मान लो लिखा हुआ आ गया, ऐसा बेटा एक बार पहले लिखा हुआ आ चुका है 2015 या 16 के अंदर। तो जैसे लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब क्या है कि मुझे मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना, मुझे सिंगल चॉइस क्वेश्चन पर फोकस करना है। इसकी वजह अगर मान लो कि ये लिखा हुआ आ गया कि मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है और उनके अंदर पार्शियल मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऑब्वियस बात है मुझे मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन करने हैं। तो मुझे कौन सा सवाल करना है, कौन सा सवाल करना है, इसमें पहले से सोच के ना जाए, बल्कि वहां जाके देखिए कि इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी हुई है, मार्किंग स्कीम क्या लिखी हुई है। वो इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम डिसाइड करेगी कि मुझे कौन सा सवाल करना है और कौन सा सवाल नहीं करना है। पहले से कोई चीज स्ट्रेटजी सोच के ना जाए, जैसी पिच हो वैसे बैटिंग कर लें। ये सोच के ना जाए कि यार इस पिच पर मैं 350 बनाऊंगा। हो सकता है बेटा वो पिच भयंकर तरह से गड्ढा हो, वहां पर हो सकता है कि जो 225 का स्कोर हो वही विनेबल हो। तो जैसे पिच हो वैसे बैटिंग कर लेना, पहले से सोच के ना जाए कि मुझे इतने नंबर लाने ही लाने। तो पहले तो 25 मिनट दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों की ऊपर की रैंक आने वाली, वो इस बात को समझ गए होंगे कि सर कितनी गूढ़ रहस्य वाली बात बोल रहे हैं कि पहले 25 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 25 वाले, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जो 25 मिनट है उसमें जब जिस बच्चे ने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली, मार्किंग स्कीम पढ़ ली, वो आराम से आंख बंद करके सोचे कि मुझे क्या करना है, और आपको मोस्टली आंसर मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उसी हिसाब से लगातार आगे मूव करना है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ें, इसलिए बड़ा टाइम पर बैठ के जाए। सीक्वेंस क्या रखें, देखो यार सीक्वेंस क्या रखें, इसमें मैं कहूंगा कि जो सीक्वेंस आप आज तक फॉलो करते आ रहे हो सब्जेक्ट में, वही फॉलो करें। बहुत सारे बच्चे पीसीएम करते हैं, बड़ा कुछ बच्चे सीपीएम करते हैं, कुछ एमपीसी भी करते हैं। तो जो सीक्वेंस आप आज तक फॉलो करते हो, एक्चुअल एग्जाम वाले दिन सीक्वेंस चेंज बिल्कुल भी मत करना। साक्षात ब्रह्मा जी भी अगर आ जाएं तो सीक्वेंस चेंज मत करना। जिस सीक्वेंस से आपने पिछले 20 एटीएस दिए हैं, 17 एटीएस दिए हैं, एडवांस टेस्ट सीरीज के टेस्ट दिए, आप एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस के अंदर ही टेस्ट दीजिएगा। आप अपनी सीक्वेंस को बेटा चेंज मत करना। हाँ, ये बात जरूर है कि पेपर के अंदर कौन से सवाल पहले करने और कौन से बात करने, इसमें जरूर थोड़ा लोचा है। जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ आ गया कि मैच द कॉलम है, ठीक है, और मैच द कॉलम इस तरह से है कि 1 2 3 4 और बड़ा इधर लेट से PQRS, 1 टू मैनी मैच है। 1 P से मैच हो सकता है, Q से मैच हो सकता है, R से मैच हो सकता है, और आपको मैच कराने 1 के आगे PQRS, आपको ऐसे टिक लगाने, खुद टिक लगाने। तो ऑफकोर्स ये वाला मैट्रिक्स मैच टाइप सवाल जो होगा टफ हो गया। लेकिन अगर मान लो कि इन्होंने खुद ही ऑप्शन बना दिया कि ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 इज मैचिंग विथ P, 2 इज मैचिंग विथ Q, तो ऑब्वियस बात है कि वाला सवाल आसान हो गया। तो कौन सा सवाल पहले करना, कौन सा सवाल बाद में करना है, ये मैं ऑब्वियस बात है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ते ही समझ गया था कि सवालों के टाइप क्या है, और उस टाइम ही मैं सोच चुका था कि ये वाले सवाल मुझे पहले करने हैं। नाउ मेरी बात अब ढंग से सुनना। मान लो कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पीसीएम करूंगा,
कि पहले फिजिक्स करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा और फिर मैथ्स करूंगा। और मान लो फॉर एग्जांपल कि इंस्ट्रक्शन में ऐसा आ गया कि सिर्फ 2 ही तरह के सवाल हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है। मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन के अंदर मान लो सवाल के अंदर मान लो कि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग है और किसी प्रकार की कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि आई विल अटैक ऑन सिंगल चॉइस क्वेश्चन। बट मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं फिजिक्स का मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन पहले करूं और केमिस्ट्री का एसक्यू के बाद में करूं। नहीं, इंस्ट्रक्शन ने साफ साफ बोल रखा है कि सारा का सारा जो पेपर है उसमें एससीक्यू करने वाला जो बच्चा वो कंफर्टेबल जोन में रहेगा और मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है और पार्शियल मार्किंग नहीं है। तो ऑब्वियस बात है कि मैं पहले फिजिक्स के, केमिस्ट्री और मैथ्स के तीनों के एससीक्यू निपटाऊंगा, समझ गए? और उसके बाद अगर समय मिला तो मैं मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। अगेन मैं ये नहीं कह कि मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन में ऐसा होगा, मैं तो ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। चलो मैं एक एग्जांपल इस बात को एक तरीके से और लेता हूं। मान लो कि उन्होंने ऐसा कहा कि हमने इस बार आपसे, मान लो कि पेपर 2 के अंदर ऐसा आ गया कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, फिर इंटीजर टाइप सवाल है, आंसर सिर्फ और सिर्फ 0 से 9 के बीच में, और एक तीसरे टाइप का सवाल है मैट्रिक्स मैच। वो वाला मैच तो कॉलम नहीं जिसके अंदर ऑप्शंस बने हुए। मान लो मैट्रिक्स मैच टाइप का कोई सवाल, फॉर एग्जांपल मान लो इस तरह का सवाल पूछ लिया, तो ऑब्वियस बात है कि मैट्रिक्स मैच वाला सवाल थोड़ा सा बच्चों को टफ लग रहा है। अगर किसी बच्चे को मैट्रिक्स मैच वाले टाइप के सवाल में अगर डर लगता है तो क्या करेगा, पहले एससीक्यू और इंटीजर निपटा देगा, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के, और उसके बाद जाके मैट्रिक्स मैच पे वो शिफ्ट होगा। तो सीक्वेंस कौन सी है, उसमें आप कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है, ये तो जो सीक्वेंस आप आज तक फॉलो करते हैं वही करो। लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखो कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ सवाल से आपको बड़ा, मान लो कि लेट से बहुत ज्यादा घृणा है, आपको लगता है कि मुझे यार ये वाले सवाल मेरे से बनते नहीं है, या फिर उनका पैटर्न ही टफ है, होता है बेटा मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन में अगर मान लो नेगेटिव मार्किंग है और पार्शियल मार्किंग नहीं है तो ऑफकोर्स वो टफ है। तो अगर कोई इस तरह कोई सवाल है तो उसे बाद के लिए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगले सब्जेक्ट के अंदर जो आसान वाला सेक्शन है वो आप निपटा लो। तो सीक्वेंस में सब्जेक्ट सीक्वेंस जो आज तक फॉलो करते हैं वो, और अगर मान लो कि कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ सवाल बड़ा मान लो कि बहुत ज्यादा टफ लगा तो यू कैन लीव देम फॉर अ व्हाइल। जैसे कई बच्चों को बड़ा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जो सवाल होते हैं ना वो बहुत टफ लगते हैं, कि सर इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, और होती भी है। तो ऐसे सवाल को बच्चा कहता है कि मैं बाद में करूंगा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीक्वेंस हमेशा इस तरह से फॉलो करो कि ऐसा कोई सवाल ना हो जो बहुत भयंकर तरीके से आसान और तुमसे छूट जाए, बस ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चंस टू डू, कि सवाल बेटा कौन से करने, सवाल कौन से करने हैं। तो ऑब्वियस बात है कि बेटा जो सवाल इजी है, जो बेटा सवाल प्रोसीजरल है, कन्वेंशनल है, वो सवाल करो। सर आईआईटी एडवांस में ऐसा कोई सवाल आता ही नहीं है, बिल्कुल आते हैं। बल्कि आईआईटी एडवांस के पेपर के अंदर कुछ भी कर लो बेटा, 30 से 40% के आसपास सवाल आपको ऐसे मिल ही जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में मिलाकर, जो हमेशा इजी, प्रोसीजरल, कन्वेंशनल सवाल होंगे, जो सवाल आपने क्लास में कर रखे होंगे, देख रखे होंगे, अपने एटीएस में आ रखे होंगे, वैल्यूज भी काफी हद तक वैसे की वैसी होंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ वो वाले सवाल छांटने हैं और पहले गो के अंदर वो वाले सवाल करने हैं। सर मैं पहचानूंगा कैसे? जैसे आप लैंग्वेज पढ़ोगे मोस्टली आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ मैंने ऐसे पढ़ रखा है। अदरवाइज एक बिल्कुल सीधा सा थंब रूल है कि आपने सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ते पढ़ते दिमाग के अंदर देखो कि यार ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये पूछा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये पूछा है। अगर आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये पूछा, और यहां से तक आने का रास्ता अगर आपने मन ही मन बना लिया है तो सवाल कर लो, और अगर यहां से यहां तक आने का रास्ता आपसे मन में नहीं बन रहा तो लिव इट फॉर ए व्हाइल, अगला कर लो। अगले में आप माइंड मैप बना लोगे, जहां आपके माइंड मैप बन जाए, दिमाग में मैप बन जाए कि गिवन और रिक्वायर्ड के बीच का रास्ता मुझे पता है एंड कैलकुलेशन सीम्स फाइन टू मी, तो यू शुड गो विद दैट क्वेश्चन। उसमें भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में बिल्कुल मैप बन जाएगा कि अरे सर बिल्कुल ये तो आपने कराया था वही वाला सवाल है, सटासट किया 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 और कैलकुलेशन आगे भयंकर तरीके से गंदी, मतलब मैंने जो सवाल कराया था उसमें रूट्स आ रखे थे बिल्कुल साफ साफ, इसमें रूट्स आगे गंदे गंदे, इट में है पर तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा आराम से पेशेंस से साफ सुथरा लिखो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और अगर ना आए, कैलकुलेशन बहुत गंदे, तो पैनिक नहीं करना है कि यार कितना आसान सवाल था, सर ने करा रखा था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज गंदी थी इस कारण से मेरे से नहीं हो पाया, इट्स ओके। तेरा जो कॉम्पिटिटर है, तेरा जो पीयर ग्रुप का इंसान है, उसके साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। यू नीड नॉट टू पैनिक, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये भी वो बच्चा जो तेरे साथ एग्जाम दे रहा है वो भी ऐसे ही एग्जैक्टली फंस रहा है, वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही पढ़ के, यू नीड नॉट टू वरी, यू जस्ट हैव टू स्टे काम, रिलैक्स रहो, मस्त रहो।
तो हमेशा प्रोसीजरल सवाल पर फोकस करो, और प्रोसीजरल सवाल में अगर आपके दिमाग में मैप बन जाएगी क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है और बीच का रास्ता अगर आपको पता है तो यू शुड गो फॉर इट। इसी तरह से सवाल छांटते वक्त ध्यान रखें कि कुछ सवालों की, कुछ टाइप ऑफ सवालों के प्रति आपकी एफिनिटी ज्यादा होती है। जैसे सिंगल चॉइस क्वेश्चन बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, वो वाले मैच तो कॉलम जो एससीक्यू में कन्वर्ट होते हैं वो बच्चों को बड़े पसंद होते हैं। बच्चों को और कौन से सवाल पसंद होते हैं? मोर देन क्रेडिट क्वेश्चन ज्यादा पसंद नहीं होते, कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा पसंद नहीं होते। हाँ, इंटीजर में 0 से 9 या 0 से 9 10 वाले सवाल खूब पसंद होते हैं। तो जो सवाल, जिस टाइप ऑफ सवाल आपको ज्यादा पसंद है, आप उनको भी ज्यादा चूज करें, आप उन सवालों पर अटैक थोड़ा सा ज्यादा करें। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द क्वेश्चन। सेलेक्ट अगर आपने कोई सवाल कर लिया है और आप उसे करने वाले, बिल्कुल इजी प्रोसीजरल सवाल अगर आपको लग रहा है, तो आई हैव वन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट टू से, एंड दैट इज कि सारे के सारे सवाल को बिल्कुल फेयर करो, इत्मीनान से, आराम से सॉल्व करो। जैसे बेटा मैंने पीवाई की सॉल्व किया ना, आराम से एक एक स्टेप लिख के, देख ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इससे ये आ गया, इससे ये आ गया। जब भी सवाल आसान होता है तो बच्चा कई बार इमोशनल हो जाता है, और वो रफ वर्क कर करके करके एक सिंपल से सवाल की, सिंपल सी कैलकुलेशन के अंदर इतना फंस जाता है कि उसे वही वाला सवाल 2 बार करना पड़ता है, तब जाके आंसर आता है। एक तो सवाल आसान, कम समय के अंदर बनना चाहिए था, आंसर तेरा इसलिए 2 बार करने के बाद इसलिए आ रहा है, तेरा टाइम इसलिए वेस्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज कि तूने उस सवाल को रफ करने की कोशिश की। फेयर कर, आराम से, इत्मीनान से, हर चीज अच्छे से लिख, डायग्राम बढ़िया से बना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट साफ सुथरा लिखो, सुंदर नहीं, साफ सुथरा लिखो। अगर तूने साफ सुथरा नहीं लिखा तो तू कैलकुलेशन के अंदर 2 + 2 = 5 करेगा ही करेगा, और उसके बाद में क्या होगा, 10 सेकंड बचाने के चक्कर में 3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, वही वाली कैलकुलेशन तेरे को वापस से चेक करनी पड़ेगी। हैव पेशेंस, आराम से, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चंस टू लीव, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कौन से सवाल छोड़ने? जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़े उसके सवाल तो ऑफ कोर्स छोड़ने। मैं नहीं पढ़ के आया भैया आरबीडी, या फिर मैं आरबीडी के अंदर एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ के आया, छोड़ दो उसका सवाल, क्या दिक्कत है? सवाल में देख रखा है कि साफ साफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल है, मुझे पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ के नहीं आया, इट्स ओके, लीव इट। कोई चैप्टर, कोई टॉपिक नहीं पढ़ के आए हो, उसका सवाल फटाक से छोड़ देना, यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम विद दैट। अब एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हारे साथ होगी, पेपर के अंदर कुछ ना कुछ सवाल भयंकर तरीके से टफ आएंगे। यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट एनफ टू लीव देम। लेट मी रिपीट द स्टेटमेंट वंस अगेन कि तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर बात बैठ जाए। पेपर के अंदर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कि वो सवाल गलत भी हो सकता है कि सही भी हो, लेकिन भयंकर तरीके से टफ हो। तेरी रैंक तब अच्छी आएगी जब तू फटाक से उस सवाल को देखेगा और समझ जाएगा कि टफ और छोड़ देगा। वो सवाल भी 4 नंबर का है, अगला भी 4 नंबर का है, अगला कर, छोड़ दे उसको। उस सवाल को छोड़ने से ही तेरी रैंक जो है ना वो हाफ हो गई। जो रैंक बढ़ा तेरी 3000 आनी थी 1500 जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस तरह के सवालों को छोड़ने से। यू डोंट हैव टू बी इमोशनल कि यार ना, इसको ईगो पे नहीं लेनी कि यार ये वाली चीज मैंने पढ़ रखी है, तुम करके मानूंगा। तुझे पता लगे कि सवाल में ऐसा कर लेंगे, बहुत टफ है, भयंकर टफ है, अरे अगला कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सवाल एक्सट्रीमली टफ लग रहा है, यू कैन लीव इट। कई सवालों में हो सकता है कि सवाल बनाने वाले ने गलती कर दी हो, अगर आपने वो गलती पहचान ली है तो डोंट बी ओवर स्मार्ट, लीव इट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आपको फटाक से दिख गया कि हाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है तो टिक लगा दो, लेकिन तुम्हें लगा कि सवाल गलत है और उसमें पंगे होंगे और आखिर में बोनस होगा, तो यू आर जस्ट व्हाई वेस्टिंग योर टाइम देयर, मूव ऑन करो, कोई इशू नहीं, ठीक है। ज्यादा इसमें है ना अपने आप की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वाला सवाल करने की जरूरत नहीं है, मूव ऑन करो। तेरा काम वहां पर नंबर कबाड़ना है, उस सवाल से नंबर कबाड़ना कंपल्सरी नहीं है, ओवरऑल पेपर से नंबर कबाड़ना कंपल्सरी है। तो जो सवाल भयंकर तरह से टफ हो छोड़ दो। केमिस्ट्री में कोई ना कोई सवाल भयंकर तरीके से ऐसा गंदा आएगा कि अगले साल तक टीचर लड़ते रहेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और तुम यू आर सो हार्श ऑन योरसेल्फ कि यू वांट दैट कि मैं इसका आंसर आज ही निकालूंगा, टाइम बाउंड, इस 3 घंटे के अंदर अंदर इतने सारे सवालों के अंदर इस सवाल का आंसर अभी निकालूंगा। अरे भाई, जिस सवाल के लिए अगले साल तक सारे के सारे इतने बड़े बड़े केमिस्ट्री के टीचर लड़ रहे होंगे, तो उसको तुझे अभी करना वाला सवाल आज ही करेगा, तो उसको सवाल को क्या जरूरी, छोड़ देना, मूव ऑन करना, अगला सवाल कर। कोई ना कोई मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का सवाल ऐसा होगा जो अगले साल तक टीचर तक सोल्व नहीं कर पाएंगे, मोस्टली टीचर्स जो होंगे उस सवाल को सोल्व तक नहीं कर पाएंगे।
मोस्टली मतलब मोस्टली कि जितने लोग पढ़ा रहे हैं ना आजकल आईआईटी जे एडवांस के लिए, उसमें से अधिकतर टीचर जो होंगे वो अगले साल तक वो मैथमेटिक्स का और वो फिजिक्स का सवाल सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। एंड यू आर सो हार्श ऑन योर सेल्फ कि आर एक्सपेक्टिंग कि मैं एग्जैक्टली उसी 1 घंटे के अंदर फिजिक्स का वही वाला सवाल करूंगा, उसी सवाल के अंदर रैंक 1 पड़ी है। अरे नहीं नहीं, उसमें क्या टाइम वेस्ट करना, मूव ऑन करो, दूसरा सवाल करो। हाँ सारे सवाल कर लिए, सिर्फ वही बचा है, कर लो, किसने मना किया है? तो यू शुड बी दैट मच स्मार्ट कि कोई सवाल बहुत ही ऑब्नॉक्शियसली टफ हो, ऑब्नॉक्शियसली लंबा हो, कैलकुलेशन टफ हो, लीव देम। कोई अपनी ईगो रखनी नहीं है हमें वहां पे। तो हमें तो आंसर नंबर चाहिए, जहां कहीं से मिले वहीं से ले लो। प्लीज मेरी बात मान लो, ठीक। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बड़ा ब्रेक में क्या करें। यार देखो पहले तो ना मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ना बहुत ज्यादा हैवी ना खाएं। चाहे आप पहला एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप दूसरे एग्जाम से पहले जो ब्रेक आता है उसमें आप बहुत ज्यादा हैवी चीजें ना खाएं, ठीक है। एक आधी रोटी वुड बी ओके, उससे ज्यादा नहीं, मतलब 1.5 रोटी से ज्यादा रोटी मेरे ख्याल से नहीं खानी चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों को बनानास सूट करते हैं, दे कुड ईट बनानास, एप्पल्स, फ्रूट्स में जो उनको पसंद हो, उनको सूट करते हो, ऐसी चीजें खा सकते हो। बनाना इसलिए क्योंकि वो एक तरह से इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए आई वुड स्ट्रोंगली से दैट कि जो बीच का जो गैप आता है उसमें जूसेस को अवॉइड करें। बहुत सारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बेटा गर्मी हो गई, बाहर आया और उसको कहते हैं कि तू गन्ने का जूस पी ले। कई बार अक्सर आजकल के माहौल में है ना जूसेस बहुत सारे खराब होते हैं, है ना, यू शुड स्किप इट। 3 घंटे में ऐसा क्या ही हो जाएगा यार, ठीक है, पानी पियो, घर से कोई छाछ वाछ लेके आ, दही लेके आओ, वो खा लो, ठीक है। जूस से ही सारी एनर्जी आनी है क्या, तो उसे अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लो कि बीच में अगर पेट वेट खराब हो गया तो पूरा पेपर ही निपट जाएगा। और खासतौर से गन्ने के जूस वगैरह कई बार पुराने होते हैं तो उस समय नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो मैं तो कहता हूं कि अवॉइड क्या करो, कुछ घर से लेके आओ, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ब्रेक के अंदर आई वुड से दैट कि है ना बनानास खा सकते हो। कुछ बच्चों को डार्क चॉकलेट बड़ी सूट करती है। इफ डार्क चॉकलेट सूट्स यू, यू कैन ईट इट। खास तौर से जस्ट एग्जाम में मतलब जस्ट सेंटर में एंटर करने से 10 मिनट पहले कोई बच्चा कह दे कि सर मुझे डार्क चॉकलेट खानी है, बिल्कुल खा सकते हो। इफ इट सूट्स यू, यू कैन ईट इट। बनानाज अच्छे सोर्स हैं, एप्पल खा सकते हो, किसी को बड़ा जो कोई अच्छे फ्रूट्स लगते हो वो खा सकते हो। बस वो फ्रूट्स आप पर किसी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। वो आपको पता है कि आपको कौन से फ्रूट सूट्स करते हैं, ठीक है। मैं बस बाहर जूसेस हैं उनको अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ। साथ ही साथ ब्रेक में, ये जो ब्रेक का जो समय एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे ही हम सेंटर से बाहर निकलेंगे ना कोई दोस्त मिलेगा और वो पूछेगा तेरे से कि फिजिक्स के तीसरे सवाल का आंसर क्या है, तेरा क्या है। जवाब देना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी। क्योंकि होगा क्या कि तेरा सवाल, तूने सवाल सही किया होगा, उसने गलत किया होगा। तू बोलेगा कि मेरा आंसर 2 आया है, वो बोलेगा 2 तो हो ही नहीं सकता, उसका आंसर तो 20 है। जैसे उसने बोला कि इसका आंसर 20 है, तेरा आंसर सही आने के बावजूद तू ये सोचेगा कि वही सर सही करके आया। और अब तुम पूरे टाइम ये सोच रहे होंगे कि यार वो वाला सवाल तो लगता है मेरा गलती हो गया, इतना इजी था, इतना प्रोसीजर था, ये था वो था। अरे जो बीत गया सो उसको छोड़ना, अगला पेपर देख। और तेरा आंसर सही है, तू सिर्फ उसे इसलिए फंसा कि तू उससे बात कर रहा है, तू बेवकूफ है। यू नीड नॉट टू टॉक टू एनीवन। खास तौर से जो एस्पिरेंट्स बाहर निकले ना, उनसे तो बिल्कुल बात करने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि उसमें से बहुत सा बच्चा तो नॉन सीरियस है, वो तो बस ऐसे एग्जाम देना है, उसने ड्रॉप ले रखी, वो अगले साल देगा एग्जाम, वो तेरे मजे लेने के लिए आया है। तुम बस करो है ना कि मेरा पेपर बढ़िया हुआ। घर वाले भी पूछें पेपर कैसा हुआ, गुड। लेकिन घर वाले ये पूछें कि कितने नंबर आएंगे, जवाब नहीं देना है। कितने सवाल सीखे, नहीं जवाब देना है, कुछ नहीं देना है। ये बात ध्यान रखना, कुछ भी आंसर्स नहीं देने, दिमाग खराब करना ही नहीं है। ना ही एग्जाम से निकलने के बाद ये सोचना है कि पेपर के अंदर उस सवाल को काश मैं ऐसे करता, ये करता, वो करता, सोचना ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम सोचोगे ना तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि गेट से बाहर निकलते निकलते कम से कम कोई एक सवाल ऐसा होगा जिसमें तुम्हें लगेगा कि अरे यार एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व कर ही नहीं सकते, उसमें तो एक इंपल्सिव फोर्स का टॉर्क आ रहा था। एक सिंपल सवाल ऐसा होगा जिसमें तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम गलत करके आ गए, और तुम गलत करके आए हो, लेकिन अब तुम उसको ठीक तो कर नहीं सकते। अगला पेपर अच्छा कर पाओ इसके लिए इस तरह के थॉट्स आने ही नहीं चाहिए। तुम्हें बाहर निकलते क्या सोचना है कि मैं क्या खाऊंगा, है ना, मैं क्या पीऊंगा, मैं कैसे रेस्ट करूंगा, बस ये सोचना है। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। क्या मुझे कोई फॉर्मूले देखने, क्या बस इतना सोचना है और कुछ नहीं सोचना। पेपर में क्या हुआ वो नहीं सोचना। इसके अलावा एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट चीज, अगर बीच के 2 घंटे गैप में, क्योंकि बेटा मेरे ख्याल से गैप तो 2 घंटे का ही है, 2.5 घंटे तो बोल रखा है, लेकिन आपको आधे घंटे पहले तो वापस से सेंटर पे पहुंचना ही है। क्योंकि 2:30 बजे अगर एग्जाम स्टार्ट होगा ना तो 2:05 में तो अगेन अंदर एंटर करना ही करना है। उस 2 घंटे गैप में
सबसे बेस्ट ये हो सकता है कि आपको अच्छी सी नैप आ जाए। अगर आपको थोड़ी सी भी नींद आ गई, 10 मिनट की, 15 मिनट की अगर नींद आ गई, ये मान के चलो कि अगले पेपर के अंदर आपके 7-8 नंबर तो ऐसे ही बढ़ गए। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो जो बच्चे कार से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, वो कोशिश कर सकते हैं कि जैसे बाहर निकले, हल्का फुल्का उन्होंने कोई नाश्ता वाश्ता खाया, कुछ चीजें उनको अच्छी लगी वो खाई, फिर आराम से पीछे की तरफ बैग लगा के आराम से गाड़ी के अंदर सो। जो बच्चे कार से नहीं जा रहे, वो शर्म वरम ना करें, चटाई वटाई बिछाएं किसी पेड़ के नीचे और आराम से हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तुम्हें देख रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कोई लोड मत लिया, इतना तुम राजा महाराजा नहीं हो, ठीक है, कर सकते हो ऐसा। अगर तुम्हें 10-15 मिनट की नींद आ गई, यू विल बी फील रिफ्रेश्ड। और वो जो रिफ्रेशनेस है ना, बताऊं कब काम आएगी? शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में। उस शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच में लोग बाग नंबर लेके आ रहे होंगे -10, सवाल कर रहे होंगे, दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, नेगेटिव नंबर आ रहे होंगे। और अगर तेरा दिमाग काम किया तो उसी 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में तू नंबर इकट्ठे कर रहा होगा 40, 45। तो अगेन, अगर नैप आई है तो अच्छी बात है, रेस्ट जरूर करें बीच वाले समय के अंदर। नेक्स्ट इज हाउ टू मैनेज टाइम। अब यार बच्चा सोचता है कि देखो यार, वैसे तो ना हाउ टू मैनेज टाइम में कहूंगा कि आपने इतने सारे एटीएस के टेस्ट दिए, इतने फुल सिलेबस टेस्ट दिए, आपको एक्जैक्टली पता लग गया होगा मुझे कौन सा सवाल करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारा आइडिया लग गया होगा। मैं तो सिर्फ उसे एक फिलोसॉफिकल बात बोल रहा हूं कि तुम अगर ये सोचोगे ना कि 18 सवाल हैं, 1 घंटे में करने हैं, लेट्स से 4 फिजिक्स के, तो नहीं हो पाएंगे, मेरे से भी नहीं। लेट बी वेरी फ्रैंक अबाउट दैट। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मुझे 18 करने ही नहीं, मुझे तो उन 18 में से वो कोई 9 या 10 सवाल जो कन्वेंशनल है वो करने, और वो सही करने, तो वही टाइम खूब सारा लगने लग जाएगा। तो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा टाइम इसलिए मैनेज नहीं हो पा रहा कि क्योंकि तुम हर सवाल करना चाहते हो, लेकिन जैसे तुमने ये छांट लिया कि यार ये वाले सवाल तो करने ही नहीं है, जो चैप्टर में पढ़ के नहीं आया, जो ऑब्नॉक्शियसली टफ है, जो एक्सट्रीमली टफ रेंज के अंदर, मुझे वाले सवाल करने ही नहीं है, तो उन सवालों को हटाते ही सारा पेपर बिल्कुल ईजी लगने जाता है। कई बार पेपर में सिर्फ और सिर्फ कोई 2 सवाल टफ होते हैं, और वो जो 2 सवाल टफ होते हैं वो एक्सट्रीम टफ होते हैं। मानता हूं मैं इस बात को कि दो सवाल जो है वो एक्सट्रीम टफ है, लेकिन उन एक्सट्रीम टफ से आप पूरे पेपर को टफ नहीं बोल सकते। बाकी 16 सवाल इजी और मॉडरेट हैं, लेकिन बच्चा सिर्फ उन 2 सवालों को देख के बोलता है सर पेपर कितना टफ है। अरे भाई वो 2 है, उनको छोड़ना, उनको छोड़ते ही पेपर इजी और मॉडरेट दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो टाइम तेरा इसलिए मैनेज नहीं हो रहा क्योंकि तू बड़ा सारे सवाल करने की कोशिश कर रहा है। सारे नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ जो तुझे आते हैं वो करने, और जो आते हैं वो करने हैं, वही सवाल अगर करोगे तो टाइम बड़े आराम से मैनेज हो जाए। बस कोशिश ये करना कि एक भी सवाल ऐसा ना छूटे जो इजी हो, मॉडरेट हो, और मैंने से पहले से पढ़ रखा हो। इसीलिए बेटा मैंने बहुत सारा समय ये बताने बताया कि सीक्वेंस पे कितना ध्यान रखना है। सीक्वेंस में हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि किस तरह का सवाल पहले करना है और किस तरह का सवाल मुझे बाद में करना। तो चलिए, आई होप दैट कि बेटा आप अच्छे से एग्जाम दोगे, इत्मीनान से एग्जाम दोगे, खुशी खुशी आराम से फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दो। मैं भी कह रहा हूं कि पेपर के अंदर मैं एटलीस्ट बता रहा हूं, कम से कम बता रहा हूं कि 40 से 50% के आसपास चीजें ऐसी होंगी जो डायरेक्ट आपने पढ़ रखी है वही आएंगी। बाकी जो 40-50% चीजें होंगी वो होंगी जो आपने पढ़ रखी है, उससे यूज करके अपने आईक्यू एप्टीट्यूड को लगाकर तुम उसका आंसर ला सकते हो। लेकिन उस बाकी 40-50% को तुम करो या ना करो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पहला 40-50% जो कन्वेंशनल है, जो सवाल आपने एटीएस में देखे हैं, जो शीट में देखे हैं, जो डीपी में देखे हैं, जो पीवाईक्यू में देखे हैं, वो वाले सवाल सही करना आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सही कर देना। हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि सब कुछ तुम्हारा पढ़ा हुआ ही आएगा। आईआईटी जाने के लिए जिस ब्रांच से तुम लायक हो, उस ब्रांच में जाने के लिए जितने सवाल सही करने होते हैं, उतने +1 सवाल तुम्हें आते होंगे। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही सवाल छांटने हैं, वही सवाल करने हैं, आराम से इत्मीनान से करना। और जैसे एग्जाम से बाहर निकलो, पहले पेपर के बाद नहीं, दूसरे पेपर के बाद जब तुम एग्जाम से बाहर निकलो, तो उसके बाद मुझे मैसेज या कॉल कर ही सकते हो, ठीक है। आई होप दैट आई विल हियर फ्रॉम यू, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही, पढ़ाई करते रहना अगले 3 दिन तक। ऑल द बेस्ट, बाय।